Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्यास थरीवारे सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 9 का सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स का 4th चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके पहले इस 4th चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का हम ऑलरेडी 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग और साथ ही साथ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की बात की, साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल की बात की। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेगेसी मिनिस्ट्री की बात की है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन एक पहले ध्यान रखिए कि ये वीडियो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज से भरपूर है और यहाँ से जो टॉपिक पूछा जाता है वो एग्जाम में आता ही कन्फर्म है, यानी 3 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए सवाल पूछा ही जाता है। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। इसके और एक वीडियो लेक्चर आएगा इस चैप्टर के बाद, यानी टोटल 7 वीडियो लेक्चर या 6 वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर को हम कवर अप कर देंगे, रैप अप कर देंगे। तो छठा वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये 5वां, ये 2 वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों आपको अगले साल यानी कि अगले साल जब आप जाएंगे 10th क्लास में तो उसमें भी बहुत काम आता है सिविक्स पढ़ने में। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज की, यानी किन मूल्यों के आधार पर हमारा संविधान बना, यानी कि कौन से ऐसे लॉ थे जो हमें गाइड कर रहे थे कि इस तरह का लॉ बनाओ, इस तरह का लॉ बनाओ, किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, कौन से वो मेन रूल थे जिन मेन रूल को ध्यान में रखकर कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी काम करते हो तो आपको कहा ही जाता है कि कोई भी काम करना लेकिन ये गलती मत करना। तो कुछ इन बातों का ध्यान हम रखने वाले हैं, उन्हीं बातों को हम डिस्कस करने वाले, कौन सी बातों को ध्यान में रखकर संविधान बना था। स्टूडेंट्स, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेन बातें थी उनकी बात करने वाला है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, कहा क्या जाता है स्टूडेंट्स, हमारी पूरी हिस्ट्री में हमारे हिस्टोरियंस, कानून के जानकार, लॉयर लोग, जजेस लोग, एडवोकेट्स लोग क्या कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझिए। अब फिलॉसफी को समझना है तो हमारे जो मेन लीडर्स थे वो क्या कहते थे उनकी बात को समझ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, किन चीजों पे बना है। फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आपको किससे समझना पड़ेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। अब फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी का मतलब ये होता है हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हम क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ये गाइडिंग वैल्यू है, ये एक फिलॉसफी है ना। तो इस तरह की अच्छी बातों को फिलॉसफी कहा जाता है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। और फिलॉसफी समझनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो हमारे इंडियन लीडर्स के थॉट्स, उनके विचार समझने होंगे, उनके आइडियाज समझने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी पे हम डिस्कशन करते हैं। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू अंडरस्टैंड द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए क्या करना होगा, हमारे वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हमारे संविधान की फिलॉसफी को समझना होगा। क्लियर है? पहली बात और सिंपल सी बात यही है कि अगर हमें संविधान को समझना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे संविधान की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है उसे समझना होगा। अब फिलॉसफी कैसे समझ में आएगी, तो फिलॉसफी समझ आएगी हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स की व्यूज, उनके आइडियाज, उनके रवैये को, उनकी सोच को समझ के। जैसे कि हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, हम बात करें महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की, कि उनकी सोच क्या थी, वो कैसा संविधान चाहते थे। देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी वर्क करते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि अगर ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। वैसे ही जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था तो हमारे लीडर्स ने सोच लिया था कि जब इंडिया आजाद होगा तो इंडिया में संविधान ऐसे बनेगा, इंडिया में रूल्स रेगुलेशन कुछ ऐसे होंगे या वैसे होंगे। ये सब जो सोच थी ना, व्यू, उसी व्यू को बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी। और वही फिलॉसफी, वही व्यू समझकर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे आसानी से। जैसे कि सभी मेन लीडर्स, हम चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें या सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, ये लोग का मानना ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होगा, इक्वालिटी के बेस्ड होगा, यानी सब लोग मिलकर साथ रहेंगे यूनाइटेडली, यानी कि यूनिटी होगी, कोई भी राज्य अलग नहीं होगा, सारे स्टेट्स मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, कंट्री यूनाइटेड रहेगी, ऐसा उनका मानना था। फिर बात करते हैं हमारे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की, ये लोग ऐसे थे, इनका मानना था कि देश में क्या होना चाहिए, सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, सभी को
फ्रीडम मिलना चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, है ना। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो वो चाहते थे कि जो भी लोअर कास्ट के पीपल है या जो भी लोग ऐसे हैं जिन्हें सताया जाता है उनके साथ अन्याय ना हो, उन्हें सताया ना जाए, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर मिले, रिजर्वेशन मिले। इस तरह की चीज चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर, यानी इक्वालिटी वाला समाज चाहते थे। यानी अलग अलग लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग फीचर चाहते थे, उन्हीं अलग अलग फीचर को जोड़कर एक बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसलिए तो कहा गया है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप सबसे पहले क्या समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझिए, और फिलॉसफी समझना है तो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स, मेन लीडर्स की बातों को समझिए, उनके व्यू को समझिए, अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग वैल्यूज को समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ वर्ड बताते हैं, जैसे कि लिबर्टी मतलब फ्रीडम होता है, जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, सोशलिज, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये वर्ड तो बाद में हुए स्टूडेंट्स। ये सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आगे हम पढ़ेंगे, बाद में ऐड किया गया था, वो भी गलत तरीके से। ये तो अभी डिटेल में हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज्यादा डिटेल में उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम ध्यान देते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको इक्वालिटी का हक है, सबको न्याय का अधिकार है, किसी के साथ कोई बुरा नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा देश, यानी कि यहाँ चुनाव होंगे और चुनाव के द्वारा लोग जिसे चुनेंगे वही देश पे रूल करेगा, वही सरकार चलाएगा। तो ये पूरी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। अब इन्हीं बातों को देख के जो भी लॉ बनेगा इसी हिसाब से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैथ्स का पेपर है तो आप कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए होंगे उन्हीं का जवाब ना लिखेंगे। तो बिल्कुल हमारे संविधान बनाने जब गए हमारे लोग, तो संविधान बनाते वक्त उन्होंने देखा कि जो भी लॉ बनाना है वो इक्वालिटी वाला लॉ होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी लॉ बनाएंगे वो लॉ सबको फ्रीडम देना चाहिए, फ्रीडम नहीं हटनी चाहिए उस लॉ की वजह से, यानी इसी प्रकार का सोच के लॉ बनाना है। वही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग लाइंस थी, वही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो क्या समझिए आप, सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू शुड अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर। जी हाँ, हमारे जो प्रोमिनेंट मेन मुख्य नेता थे, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। इन सभी के नाम को आप जानते ही होंगे, और इनके व्यूज को पढ़कर, इनकी सोच को जानकर आप क्या जान सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी जान सकते हैं। एक बार फिलॉसफी समझ गए तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ जाएंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए तो आपको पूरा टॉपिक ही खत्म यहाँ पर, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा टॉपिक बेस्ड है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बातें क्लियर रखिए, यहाँ पे तीन बातें यहाँ पर एक सेंटेंस में कही गई है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बात ये कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गाइडिंग वैल्यूज से चलता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो कैसे समझेंगे, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझना है तो संविधान की फिलॉसफी को समझिए। अब आपको भी फिलॉसफी समझनी है, in order to understand the philosophy of Indian Constitution, we need to understand the views of the prominent leaders। जी हाँ, हमारे मुख्य प्राथमिक मेन जो लीडर्स थे उनकी बात हमें समझनी होगी, उनका व्यू, उनका नजरिया हमें समझना होगा, तब जाके हम समझ पाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज क्या हैं, हमारे संविधान की गाइडिंग वैल्यूज क्या हैं। तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग वैल्यूज की। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोमिनेंट लीडर के व्यूज की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे इंडिया के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उप प्रधानमंत्री, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में अभी भी बना है, जो बहुत ही फेमस है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप नाम से समझ पा रहे होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला गया, यूनिटी मतलब एकता। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको यूनिटी ऑफ फादर कहा जाता है इंडिया के लिए। जी हाँ, इंडिया का यूनिटी बनाने में, यानी इंडिया को यूनाइटेडली रखने में, आप जितने भी स्टेट्स आज इंडिया में देख पा रहे हो उसमें से मैक्सिमम स्टेट्स इंडिया में थे ही नहीं, वो सारे अपने अलग अलग लीडर्स के साथ रूल करते थे, अपने अलग अलग राजा के साथ, लेकिन उन सबको जोड़कर इंडिया में लाना है सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्रेडिट था। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे एक लॉयर थे। जी हाँ, वो एक लॉयर थे, और उन्होंने बरदोली पीजेंट सत्याग्रह, यानी कि जो सत्याग्रह मूवमेंट चला था पीजेंट्स का, उसके लीडर भी थे, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट भी चलाया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि पूरी जो इंडिया है वो यूनाइटेडली रहे, यानी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में प्रिंसली वाले वो इंडिया में रहे। चलिए हम बताते हैं प्रिंसेस क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे 1875 से 1950 तक थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने तक थे। ठीक, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा सा स्टार्टिंग इंट्रो, एक लॉयर थे, 1875 से 1950 तक थे। ठीक,
चलिए अब हम बात करते हैं इनकी, सरदार वल्लभ पटेल का सोचना क्या था। स्टूडेंट्स, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो ये डिसाइड हुआ कि या तो आधे लोग जो जैसे कि दो पार्ट होगा डिसाइड, आपको पता होगा कि इंडिया जो है दो भाग में बटेगा, इंडिया जो है दो भाग में बटेगा, किसमें, एक इंडिया और दूसरा क्या बच जाएगा, पाकिस्तान। ये सभी आप जानते होंगे। जब इंडिया डिवाइडेड हुआ तो आजादी के वक्त 1947 में अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि इंडिया के दो भाग बनेंगे, एक इंडिया होगा और एक पाकिस्तान होगा। इसके लिए एग्री हुए थे महात्मा गांधी जी। याद रखिए, हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के दो टुकड़े करने के लिए राजी हो गया था कि भारत के दो बंटवारे होंगे, भारत के दो टुकड़े होंगे, ठीक। और ये हुआ भी बंटवारा किस आधार पे, कास्ट के नहीं, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पर, कि मुस्लिम लोग पाकिस्तान रहेंगे और हिंदू लोग इंडिया में रहेंगे, ऐसा डिसाइड, यानी धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा, भारत का विभाजन किया गया था। और ये और किसी ने नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पूरा हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, प्रूफ है, आप गूगल भी कर सकते हैं जाके। तो डिसाइड हुआ कि इंडिया पाकिस्तान बनेगा। और कुछ ऐसे स्टेट्स, जो स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है कि जिसके ऊपर राजा रूल कर रहा हो। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर मतलब क्या, जिसके ऊपर कौन रहता हो, किंग रूल करते हो, ठीक। और ये प्रिंसली स्टेट्स लगभग 500 थे, जी हाँ 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, 500 से ज्यादा। यानी कि आप जिस यूपी को देख पा रहे हो, यूपी को कई टुकड़े थे। आप जिस हैदराबाद को देखते हो आंध्र प्रदेश में नहीं था पहले, आप जिस गोवा को देखते हो नहीं था। बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिया में थे ही नहीं, इंडिया से अलग देश थे समझ लीजिए। लेकिन उन सभी को मनाना और इंडिया में जोड़कर लाना किसकी मेहनत का काम था, सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की मेहनत की वजह से वो सारा जो पार्ट आज इंडिया में है, इंडिया का मैप जैसा आप देख पा रहे हैं ना, वो किसकी बदौलत है, सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की बदौलत, ठीक। तो डिसाइड ये किया गया था कि इंडिया डिवाइड होगा दो पार्ट में, इंडिया पाकिस्तान, मुस्लिम्स जाएंगे पाकिस्तान में और हिंदूज रहेंगे इंडिया में। धर्म के आधार पर इंडिया का बंटवारा किया गया था और बंटवारा करने वाले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो ये हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता, छुपाया जाता है अक्सर, लेकिन ये है और इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। आप चेक कर लीजिए जाके, गूगल कर लीजिए, ठीक। फिर डिसाइड किया गया कि प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना है। तो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने की जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जी हाँ, किसको दी गई जिम्मेदारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई। और जम्मू कश्मीर को संभालने की जिम्मेदारी किसको दी गई, जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने ले ली कि जम्मू कश्मीर को वो इंडिया में मर्ज करेंगे। और बाकी स्टेट्स को कौन अकेले मर्ज करेगा, 500 से ज्यादा स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल मर्ज करेंगे। तो रिजल्ट तो आप खुद ही देखिए, जम्मू कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम रही आज तक। वो तो भला हो अभी की गवर्नमेंट जिसने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा के इंडिया में ऐड कर दिया, वरना वो आज भी इंडिया का पार्ट नहीं था। और उसे किसने संभाला था, जवाहरलाल नेहरू ने। और इतने सारे स्टेट्स आप देख पा रहे हैं जो इंडिया के साथ हैं, उसे संभाला था सरदार वल्लभ भाई पटेल में, जो आज तक इंडिया में है, कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। हैदराबाद, जिसे आप जानते हैं, हैदराबाद के निजाम होते थे, किंग होते थे, नवाब, वो मर्ज ही नहीं होना चाहते थे इंडिया में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया की आर्मी लेके हैदराबाद के राजा को हरा कर जबरदस्ती हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करवाया था। ये उनकी ताकत थी, उनकी पावर थी, उनकी मेहनत थी, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन एक पार्टी दिया जवाहरलाल नेहरू को संभालने, वो उनसे संभला नहीं, जम्मू कश्मीर तक नहीं ऐड कर पाए वो इंडिया में, आज जाके गवर्नमेंट ने ऐड किया, ठीक। तो एक उन्होंने संभाला तो कितनी प्रॉब्लम। और 500 से ज्यादा प्रिंसेस स्टेट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाल के यूनाइट किया, तो कितनी आसानी से, कोई जानता तक नहीं है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन आज की गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर उन्हें क्रेडिट दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्या बनाकर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, एकता की वो स्टैच्यू है। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हें यूनिटी का फादर कहा जाता है। हमारा यूनिटी डे उसी दिन मनाया जाएगा, वही हमारे फादर हैं सच्चे, हमारी इस स्टेट के, हमारी इस कंट्री के, ठीक। तो स्टूडेंट आप ये देख पा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्रिएशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी मेहनत, ये भी तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो चाहते थे कि इंडिया के सारे स्टेट्स यूनाइटेडली मिलजुल कर रहें। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने मिलता है, हर स्टेट अलग अलग है, अलग अलग मींस अपना रूल अलग तरीके से करता है, लेकिन उसे सेंटर गवर्नमेंट की बातें माननी होती है, उसे इंडिया के साथ मिलकर रहना होता है। तो वही बात किसकी मेहनत का नतीजा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कहा वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फॉलो किया जाता है, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता। ये तो बात होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में। जी हाँ, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, किस प्रकार से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो पहली बात तो ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये सारे लीडर्स कहाँ हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स रहे हैं। जी हाँ, ये लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल थे, इनके द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, याद रखिएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है हिस्ट्री में हमेशा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को संविधान बनाने में शामिल नहीं किया गया था। संविधान बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा
श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो तो हेड ही थे, आप सभी जानते हैं, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग शामिल थे संविधान बनाने में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स में से एक ये भी हैं, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह देश को यूनाइट रखने की बात करते हैं। ये भी 1901 से 1953 तक थे, ठीक। इनकी सोच भी बहुत बढ़िया थी। ये एक एजुकेशनिस्ट और लॉयर थे, जी हाँ, एक एजुकेशनिस्ट और एक लॉयर यानी कि एक वकील भी थे। अब एजुकेशनिस्ट है मतलब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, बहुत समझदार, ठीक है ना, और एक लॉयर भी थे, ठीक। साथ ही साथ इन्हें जब इंडिया फ्री हुआ इन्हें बनाया गया फूड इंडस्ट्री एंड फूड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया था, जी हाँ, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड फूड सप्लाई। इन्हें मंत्री बनाया गया किसका? इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाया गया, इंडस्ट्री एंड फूड सप्लाई, खाद्य मंत्री बनाया गया इन्हें, ठीक। तो ये मेन प्रोमिनेंट लीडर है, इनकी भी सोच बहुत बढ़िया थी, इन्होंने देश को यूनाइटेड किया है। ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह सोचने वाले व्यक्ति थे। इनको भी हिस्ट्री में एकदम छुपा दिया गया, मतलब बताया नहीं जाता, लेकिन ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन मेंबर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो एजुकेशनिस्ट और लॉयर थे। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड फूड सप्लाई थे। इंटरिम गवर्नमेंट ने जब नई सरकार बनी तो उसमें एक मंत्री बनाया गया, किसके? इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाया गया, फूड सप्लाई वाले, ठीक। ये 1901 से 1953 तक थे, ठीक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया है, हिंदू महासभा के पार्ट रहे हैं, जी हाँ, किसके पार्ट रहे? हिंदू महासभा। जिस तरह से कांग्रेस एक पर्टिकुलर ग्रुप था, उसी प्रकार से हिंदू महासभा एक पर्टिकुलर ग्रुप था, और आगे चल के इन्होंने ही एक नई पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? क्या कहते हैं? हिंदू भारतीय जनसंघ, क्या कहेंगे इसे? भारतीय जनसंघ, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नाम से आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ये किसका बनाया होता? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जी हाँ। जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, बिल्कुल उसी प्रकार से भारतीय जनसंघ भी थी जो देश की आजादी के लिए लड़ी है। और इसकी स्थापना किसने की है? यही फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ वाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान रखना है आपको, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही फाउंडर प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ के। और तो और हिंदू महासभा के एक्टिविस्ट और मेंबर भी थे, एक्टिविस्ट थे या मेंबर भी कह सकते हैं, एक्टिविस्ट और मेंबर थे। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट और लॉयर भी थे। इन्हें एंट्रीम गवर्नमेंट ने, आजाद भारत का एक नए सरकार का क्या बनाया गया था? इन्हें मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फूड सप्लाई, जी हाँ, इन्हें औद्योगिक एवं खाद्य मंत्री बनाया गया था। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का थॉट है। चलिए हम बात कर लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे उनके क्या व्यूज थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उनकी फिलॉसफी क्या थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, बी.आर. अंबेडकर 1891 से 1956 तक रहे। बहुत ही बड़े लॉयर थे, आप सभी जानते हैं। बहुत सारी इनके पास डिग्रियां थी, बहुत ही फेमस रहे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, यही हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। स्टूडेंट्स, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है वो चेयरमैन थे, हेड थे, है ना, किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के, जी हाँ, चेयरमैन थे किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनका भी बहुत अच्छा थॉट था, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था हमारे संविधान के बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में, ठीक। तो हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी या चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जी। 1891 से 1956 तक ये रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मानना ये था, इनकी सोच क्या थी कि इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, इक्वालिटी यानी कि समानता चाहिए। कैसी समानता? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, जी हाँ, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, तीनों तरह की समानता चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको बस समाज में समानता मिल रही है, पॉलिटिक्स में मिल रही है, इकोनॉमिक्स में मिल रही है, हर तरह से, या सिर्फ इकोनॉमिक्स से सिर्फ समाज में मिल रही है, पॉलिटिक्स में नहीं मिल रही, ऐसा नहीं। इनका मानना यह है कि सभी तरह के लोगों को हर तरह की समानता चाहिए, हर तरह की क्वालिटी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, जी हाँ, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, ये तीनों प्रकार की समानता, ये तीनों टाइप की इक्वालिटी इन्हें चाहिए ही चाहिए। ऐसा मानना है किसका? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। ये कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज के खिलाफ, यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, जाति के आधार पर जो असमानता होती है, वो इसके खिलाफ थे। यानी जातिगत जो भेदभाव चलता था, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया जातिगत जो भेदभाव था, उसके खिलाफ थे। कौन? ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, है ना। He was against caste based inequalities, जी हाँ, against caste based inequalities। ये caste based inequalities
के खिलाफ थे, है ना, असमानताओं के खिलाफ थे। ये चाहते हैं कि समाज में इक्वालिटी है। इनका मानना था कि अगर इक्वालिटी नहीं रही तो डेमोक्रेसी डेंजर में आ जाएगी। जी हाँ, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, ये इनका मानना था। और तो और आपको इसमें एक बात बताते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर इंडिया कंट्री को सेकुलर नहीं बनाना चाहते। जी हाँ, सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं चाहते थे। ये बात सभी लोग जान लें, सभी लोग से इतिहास छुपाया गया है, सभी लोग को बताया नहीं जाता, लेकिन ये सरकारों ने अभी तक छुपाया है। लेकिन ये बात हमको बता दें कि सेकुलर और सोशलिस्ट यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हर धर्म को मानने वाला नहीं होना चाहिए। भारत सिर्फ एक ही धर्म को मानना चाहिए, और सोशलिस्ट सामाजिक नहीं बनना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों माना था बाबा साहब अम्बेडकर का? जैसे कि आप देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इक्वालिटी है, मतलब समानता है। लेकिन आपको पता है कि SC ST को रिजर्वेशन मिलता है। फिर आप एक जाति को फायदा पहुंचा रहे हैं, दूसरी जाति को नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये इक्वालिटी है क्या? नहीं। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे। हम ये नहीं बोल रहे हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बोल रहे कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले, क्योंकि कुछ लोग पिछड़े होते हैं। और ऑब्वियस सी बात होती है, घर में आप एग्जांपल लीजिए, आपका छोटा भाई है और आप हैं, तो आपके पेरेंट्स आपके छोटे भाई की थोड़ी सी ज्यादा केयर करेंगे, आपकी कम, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आप अपनी केयर खुद कर सकते हैं। लेकिन छोटा भाई अभी छोटा है, तो उसकी केयर करने की ज्यादा आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं कि मम्मी पापा भेदभाव कर रहे हैं। जिसको जितनी केयर की आवश्यकता है उतनी केयर देना ही तो इक्वालिटी होता है। तो ये चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन हमारे देश में अगर क्या होगा, इक्वालिटी रहेगी। इक्वालिटी कब आएगी? इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको सेम दिया जाए। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जिसको जितनी जरूरत है उतना उसको केयर किया जाए, उतना फायदा पहुंचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने आपको बताया कि एक छोटा बच्चा होता है और एक 10 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्चा है, तो पेरेंट्स अगर 10 साल के बच्चे को भी वही फैसिलिटीज दें जो 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं, पॉसिबल हो पाएगा क्या? 10 साल का बच्चा खुद से खाना खा रहा है और 2 साल के बच्चे बोल दे तू भी खुद से खा ले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि छोटे बच्चे की केयर करने की आवश्यकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ये चाहते थे कि इक्वालिटी अगर लाएंगे हम समाज में, कैसे आएगी? हम जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो बहुत गरीब हैं, SC ST फॉर एग्जांपल, है ना, तो SC ST कास्ट के जो पीपल होते थे, दलित लोग, उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था और वो बहुत पिछड़े थे समाज में। तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो क्या होंगे, वो समाज में इक्वल आ जाएंगे, मतलब उनके लेवल समाज में ऐसा था। और ये अदर कास्ट, ये SC ST, तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे इनको ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे तो ये इतने तक आ जाएंगे, यानी अब इक्वालिटी आ जाएगी और 10 साल के बाद रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था। और अगर हम सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड संविधान में ऐड कर देंगे तो ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में मेजॉरिटी वाला रूल चलता है। लेकिन आप सबको सेम बनाएंगे तो फिर ये तो काम चल ही नहीं सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड के खिलाफ थे। वो चाहते नहीं कि संविधान में रहे, और नहीं भी था। जी हाँ, 1975 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं था ऐसा। बाद में जबरदस्ती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, धोखे से सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। कोई भी पार्लियामेंट में बिल नहीं लाएगा, कोई परमिशन नहीं ली गई, ना लोगों से पूछा गया, डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक तरीके से। जी हाँ, और ये लोकतंत्र की हत्या थी। ये बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो या तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं या फिर आप इसके खिलाफ हैं, लेकिन आपसे इतिहास में छुपाया गया, ये बताया नहीं जाता। अपोजिशन वाले, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है बहुत फेवर करती है, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को दूर करते हुए, उनकी बात को न मानते हुए संविधान को चेंज किया, लोकतंत्र की हत्या की। ये ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री में है। 1977 में हमारे संविधान की हत्या की गई और वो बात ऐड कर दी गई जो बाबा साहब अम्बेडकर उसके खिलाफ थे। तो जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम सभी मानते हैं, तो हमें उस बात का अपोज करना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने अपोज किया उन सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जी हाँ, आज जिन नेताओं को आप जानते हैं, फॉर्मर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी डेथ हो चुकी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिस्टर अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारी सुषमा स्वराज जो मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, अभी की मिनिस्टर अब जो आप देख पा रहे हैं हमारे इवन ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आप देख रहे हैं, ये भी उन्हीं के गाइडेंस प्रिंसिपल में थे। ठीक, तो अभी की जितने मिनिस्टर्स आप देख पा रहे हैं करंट में, चाहे वो अमित शाह हो, श्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर कई ऐसे मेन फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि इंडिया न्यूज टीवी चैनल के जो रजत शर्मा हैं, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, इन सभी नेताओं को उस वक्त जेल में डाल दिया गया था जबरदस्ती कि ये लोग रहेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, चुनाव होने वाला था। तो ये सारा बात हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। बट फिलहाल ध्यान रखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि हमारे संविधान में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड रहे, यानी अगर इक्वालिटी रहेगा तो रिजर्वेशन नहीं रह सकता ना। आप खुद ही सोचिए, इक्वालिटी का मतलब सबको समान लाना। लेकिन अगर आप किसी एक कास्ट को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं
फिर तो आप इक्वालिटी कर ही नहीं रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी यही बोलते थे कि जब हम इक्वालिटी कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लोअर कास्ट वाले बहुत पीछे है तो उनको फायदा तो पहुंचाना पड़ेगा। सभी लोग एग्री कर रहे थे, हम भी एग्री करते हैं, आप भी एग्री करेंगे कि SC ST को फायदा पहुंचाना चाहिए था उस वक्त, है ना, क्योंकि बेचारे पिछड़े हुए थे। ठीक, और बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे। लेकिन अगर किसी को आप एक्स्ट्रा फायदा पहुंचा रहे हैं तो इक्वालिटी कैसे हो गया? आप तो इक्वालिटी कर ही नहीं सकते। एक वहीं पर कास्ट है SC ST OBC जनरल, लेकिन आप SC ST को फायदा पहुंचा रहे हैं, थोड़ा सा OBC को फायदा पहुंचा रहे हैं, जनरल को कुछ भी नहीं पहुंचा रहे। ये तो गलत हो गया, ये तो इक्वालिटी नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ना रहे, क्योंकि इससे रिजर्वेशन फिर नहीं दिया जा सकता। और दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आप उठाकर देख लीजिए, दुनिया के किसी भी संविधान में रिजर्वेशन और सोशलिस्ट सेकुलर एक साथ नहीं मिलता। जी हाँ, हम ये गारंटी दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, जाके पूरा हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, दुनिया के किसी भी संविधान में रिजर्वेशन और ये सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड एक साथ है ही नहीं। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या करके बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती इन वर्ड को डाल दिया गया और लोकतंत्र की हत्या की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, वो भी देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाकर। इमरजेंसी वो कंडीशन होती है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रूल नहीं फॉलो करता, किसी को भी जेल में उठा के डाल दिया जाता है, किसी भी हत्या कर दी जाती है, किसी को भी लीडर मार सकता है। ये काम किया था इंदिरा गांधी ने। चलिए स्टूडेंट्स, इसकी बात तो हम अभी नहीं करेंगे, उसके बाद आने वाली वीडियोस में करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी कैसे लगाई गई थी, कैसे इन वर्ड को जबरदस्ती घुसाया गया, कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई। अभी तो हमने बात करी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। कौन थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये चाहते थे समाज में इक्वालिटी है। कैसी इक्वालिटी? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। और तो और ये कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी यानी जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ थे। तो यहाँ हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट्स को जाना और आप समझ पाए हैं कि यही लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, इन्हीं लोग की सोच से क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो ड्राफ्टिंग कमेटी में तो नहीं थे, लेकिन जिन्होंने अपना आइडिया दिया, मतलब अपने थॉट्स दिए कि संविधान ऐसा बनना चाहिए, जो अपने सोच थे, जिनकी सोच कैसी थी, जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की। तो चलिए उन्हीं की बात हम करते हैं। महात्मा गांधी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के व्यूज के बारे में कि उनके व्यूज क्या थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को बॉर्न हुए थे, सभी जानते हैं। 1949 30 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई थी। तो महात्मा गांधी जो है उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, बट ऑफिशियली ऐसा कहीं भी रिकॉर्ड्स में नहीं है कि वो फादर ऑफ द नेशन है। जी हाँ, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें बोला जाता है, लोगों का बस ऐसा मानना है कुछ लोगों का। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ही नहीं महात्मा गांधी, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हमें 3 पढ़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यही तो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था। महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट भी नहीं थे, बट इन्होंने कुछ आइडियाज दिए थे। इनका सोचना क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए थे। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक यंग इंडिया करके मैगजीन लिखी थी। उस मैगजीन में इन्होंने बताया अपने थॉट्स कि मैं चाहता हूं कि संविधान ऐसा बने, मतलब मेरे भारत देश का संविधान, हमारे भारत देश का संविधान कैसा बने। तो ये चाहते थे कि इक्वालिटी रहे समाज में। क्या रहे समाज में? इक्वालिटी रहे, कोई अनटचेबिलिटी ना रहे, है ना। ये अनटचेबिलिटी नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि मेन और वीमेन दोनों की इक्वालिटी रहे, यानी मेल फीमेल दोनों को समान समझा जाए। ये क्या चाहते थे कि सभी को हार्मोनियस यानी कि भाईचारे के साथ रहने की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करे, यानी ऐसे लॉ मिले कि सब लोग एक साथ रह पाए। और इन्होंने क्या बोला था कि अनटचेबिलिटी हटे और इन टॉक्सिक ड्रिंक्स यानी कि ड्रग्स लेना, दारू पीना, अल्कोहल वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, बैन वगैरह करना चाहिए। ये सारी बातें ये चाहते थे कि हमारे देश का संविधान ऐसा बने। ये सोच किसकी है? महात्मा गांधी की। ठीक, महात्मा गांधी की सोच ये कहाँ छापी गई थी? यंग इंडिया मैगजीन में। 1931 का एक मैगजीन छपा था, उस मैगजीन का नाम था यंग इंडिया, जिसमें महात्मा गांधी ने अपने थॉट बताया कि जब भारत आजाद होगा तो हमारे भारत में ये रूल्स बनने चाहिए, इस तरह का संविधान होना चाहिए। ये किसका मानना था? महात्मा गांधी जी का। तो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान क्या रखना है कि महात्मा गांधी वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जी हाँ, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट नहीं थे, बट बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो महात्मा गांधी के थॉट से एग्री करते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू भी हो गए ना, ये भी एग्री करते थे। तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो महात्मा गांधी की बात मानते थे कि यहाँ ऐसा होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने अच्छी बातें कही। क्या बातें कही? कि समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी दूर होनी चाहिए और इक्वालिटी ऑफ मेन और वीमेन दोनों होना चाहिए। साथ ही साथ इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बैन होना चाहिए, मतलब जैसे कि ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, इनका कंजप्शन बैन होना चाहिए। ये किसका मानना है? महात्मा गांधी का। और तो वो भी चाहते थे कि इंडिया के सभी लोग हार्मोनियस तरीके से रह पाए, यानी कि भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रह पाए। तो ये है महात्मा गांधी का व्यू। चलिए हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के व्यू की कि उनका सोचना क्या था।
जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, तो इलेक्शन नहीं हुए, आपस में 10 लोगों ने ही वोटिंग की और डिसाइड कर ले कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो आपको बताते हैं 10 लोगों के मेंबर्स ने क्या किया था, मीटिंग किया था, जिसमें से 9 वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनने का और 1 वोट मिला था किसको, जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, प्राइम मिनिस्टर मुझे बनने थे, और जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये हिस्ट्री है स्टूडेंट्स। चलिए, वो खैर अलग पॉलिटिक्स बात है, उसकी बात हम नहीं करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के थॉट्स क्या हैं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्या मिले सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटी। वो चाहते कि सभी को समान मौका मिले, वो चाहते थे सभी को समान मौका मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ही वांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। वो सभी के लिए समान मौका चाहते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू। वो चाहते हैं कि समाज में हर जगह पर सही इक्वल अपॉर्चुनिटी चलती रहे और पुअर लोगों को समाज से पॉवर्टी हटाई जाए, पुअर लोगों को सपोर्ट किया जाए ना, रिमूव पॉवर्टी। ये चाहते हैं रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये क्या चाहते हैं कि हमारे देश से गरीबी हट जाए। ठीक, ये गरीबी को दूर करना चाहते थे हमारे देश से। कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, और तो ये भी चाहते थे कि सारे इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, जो भी प्रोमिनेंट लोग हमारे देश में, युवा लोग हैं, वो सारे लोग क्या करें, अपनी पूरी मेहनत करें, अपना पूरा सर्विस दे, ताकि देश क्या हो सके, डेवलप कर सके, देश अच्छे से डेवलप कर सके। तो ये जवाहरलाल नेहरू के थॉट्स है। क्या थॉट्स है उनके, कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, फॉर मेन वीमेन पुअर, सभी के लिए। दूसरा, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी होना चाहिए, यानी ऐसे कंडीशन, ऐसे प्रोविजन बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे नियम बनाओ, ऐसे रूल्स बनाओ जिससे गरीबी समाज से मिट सके। तीसरी बात, वो चाहते थे कि हमारे देश के, हमारे समाज के जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं, यानी मेन खास लोग हैं, वो लोग हमारे देश की सर्विस करें, मतलब हमारे देश को सुधारने में कार्य करें और अपना सब कुछ दे दें उस देश को डेवलप करने के लिए, 100% अपना कंट्रीब्यूट करें जिससे देश का डेवलप हो। ऐसा मानना किसका है, जवाहरलाल नेहरू का मानना है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई जवाहरलाल नेहरू की थॉट्स की। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात की हमारे लीडर्स के थॉट्स की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की, इसकी फिलॉसफी की, जिसमें हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात की। और तो हमने एक ओवरव्यू देखा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते हैं कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए और इस हिस्ट्री को जान पाए कि कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चेंज किया गया धोखे से। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना की। तो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में इतना ही। बने रहिए आप हमारे चैनल पर और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।